नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा। आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। ट्रंप का टैरिफ का डंडा जिस तरह से चला है और जिस तरह से इस बार उसने निशाने पर लिया है भारत को, 25% टैरिफ प्लस जुर्माना रूस से तेल खरीदने के आरोप में, यह पूरा का पूरा जो सीन है यह एक नई तस्वीर पेश कर रहा है कि जिस तरह की ट्रेड डील अमेरिका और ट्रंप चाहता है, क्या उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है कि भारत घुटने टेक दे। लेकिन फिलहाल अभी ये हकीकत है कि 6 अगस्त 2025 से यह टैरिफ का डंडा भारत पर लागू हो जाएगा, जिसे लेकर भारत में जबरदस्त पॉलिटिकल खलबली है। इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायत से। अप्रैल के बाद दोबारा जुलाई अंत में टैरिफ का डंडा भारत पर फिर चला है, 25% टैरिफ और साथ ही साथ जुर्माना भी। और कहा है कि भाई तुम रूस से खरीद रहे हो, रूस और भारत डेड इकोनॉमी है। यह सारी बातें रोज रोज ट्रंप नई बातें कह रहे हैं। यह जो टैरिफ इस बार केंद्रित है भारत की ओर, सिर्फ भारत की ओर, इस बार बाकी देशों को उस तरह से निशाने पे नहीं लिया गया जैसे अप्रैल में। तो भारत से अचानक इन्हें क्यों अपने ओल्ड फ्रेंड से इतनी दुश्मनी हो गई? पहली बात तो ये है, जब ओल्ड फ्रेंड कर रहे हो पुरानी तस्वीरें, इसीलिए हम दिखाना चाहते हैं। ये भी था कि शायद उस दोस्ती के नाते, ट्रंप और मोदी जी की खास दोस्ती है शायद, या तो भारतवर्ष और अमेरिका के बीच में इस वक्त चीन से लेकर और इस तरह की गलबहियां भी थी। तो उसको लेकर जो समझ था कि शायद हम इस तरह से उनके गिरफ्त में नहीं आएंगे कि हमारे टैरिफ भी कम हो जाएगा। अब ये भी सही है कि दूसरे मुल्कों के साथ जो बातचीत हुई है उससे उनकी ट्रंप की जो रवैया था नरम हुआ है। उससे कुछ देशों का टैरिफ जो है वो 15% से 20% इस तरह से किया हुआ है। चीन के साथ इतनी टैरिफ बढ़ाया नहीं। हाँ, जो पहले दुश्मन नंबर 1 देश था, निशाने पे था। रूस के खिलाफ है, इस पे कोई दो राय नहीं है, पर रूस के साथ अमेरिका का कोई इस वक्त लेन देन नहीं है जी। पर ये जो शब्द उन्होंने उच्चारित की है रशिया और इंडिया के बारे में, दोनों मुर्दा इकोनॉमी है, तो हकीकत तो है कि न रूस मुर्दा इकोनॉमी ही न इंडिया मुर्दा इकोनॉमी है। हालांकि रूस की इकोनॉमी को मारने की बहुत कोशिश की थी, ख़ासतौर से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने मिल के उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध के बावजूद रूस की इकोनॉमी अभी भी सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, पर कुछ चीज़ों में रूस की इकोनॉमी दुनिया में कम्पीट कर सकता है। मुख्य जो उनका एक्सपोर्ट है वो तेल है, और मुख्य खरीदने वाले मुल्क जो है चीन है, भारत भी है। दोनों मुल्क जो है तेल काफ़ी पैमाने रूस से खरीदते हैं। इसीलिए एक तो देखिए ज्योग्राफी भी इस पर शामिल है। चीन और रूस लगवा देश है, हाँ, पड़ोसी देश है, वहाँ से सीमा भी मिलती है। तो जहाज से आए, पाइपलाइन से आए, कुछ पाइपलाइन से आता है तो तेल आसानी से पहुँच जाता है। हालांकि कुछ तेल जो है घूम के आना पड़ता है, पर अगर नॉर्दर्न ये जो समुंदर है उसको देखें, जब फ्रोज़न नहीं होता है, कुछ महीने वो एकदम डीप फ्रीज में होता है, तो वहाँ से तेल आ सकता है। तो इसीलिए रूस और चीन का तेल की जो ख़रीदारी है वो चलेगा, उस पर रोक लगाना इतना आसान नहीं है दूसरे मुल्कों के लिए। लेकिन उनको नाराज़गी तो भारत से है ना, चीन से तो है नहीं। इस बात पे चीन का जो व्यापार अमेरिका से है उस पर ऐसा खरगहस्त क्यों नहीं है वो अमेरिका, उसको हम बाद में आते हैं। पहले तो इसकी बात करते हैं कि हमारे ऊपर इतना वो दबाव क्यों डाल रहे हैं और उसका आधार क्या है। पहली बात तो ट्रेड जब होता है तब दो तरह की समझ है कि ट्रेड का, अगर हमने आप हमसे हमको कुछ बेच रहे हो, हमने आप पर टैक्स बढ़ा दिया, तो उसका टैक्स भरता कौन है? तो टैक्स जो भरता है वो लगता है कि आप भर रहे हैं क्योंकि आप हमें बेच रहे हैं, पर एक्चुअली वो टैक्स जब होता है तो खरीददाता उसको भरता है कि हमने तो आपने तो भेज दिया हमें, मुझे उसको इस्तेमाल करना है, तो मैं वो टैक्स
यूएस कस्टम्स को दूंगा, जो खरीदता है वो देता है। तो उसका असर क्या पड़ता है कि उनके उस चीज़ जो बाज़ार में आता है उसका दाम बढ़ता है। ये तो लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे कि उसका टैक्स भर नहीं पाएंगे, तो ट्रेड जो है कम हो जाएगा उस वस्तु में। तो इसका मतलब है कि अगर आपको लेना ही है कोई चीज़ आवश्यक है, तब आप टैक्स अगर बढ़ाओगे तो लोग खरीदेंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है। पर उसका असर आपकी इकोनॉमी पड़ेगा, जो बेच रहा है उसके इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। तो एक बुनियादी बात है। और मैं दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह के टैरिफ वॉर जिसे कहेंगे, इतना उच्च टैरिफ टैक्सेस इतना हाई रखना इंपोर्ट्स पे, अमेरिका का 1934 के बाद ये सबसे ज़्यादा टैरिफ वाला वक्त है। टैरिफ आतंकवाद जो है उस समय किया था और उसके बाद अब ट्रंप महोदय कर रहे हैं। उससे उस समय आपको याद होगा उसके बाद दूसरा महायुद्ध हुआ, जी, विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध 38 में विश्व युद्ध शुरू होता है और वो अमेरिका उस पर 41 पे आते हैं। पर अमेरिका एक हिसाब से अंग्रेज़ों को समर्थन कर रहे थे, तो वो उस वक्त भी शामिल नहीं थे। 41 जापान में जब उन्होंने अटैक किया था, तब उसके बाद पूरा उस पर शामिल हुए थे। तो ये एक ऐसा पहलू है दुनिया की ट्रेड में जिसको माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक शुरुआत यहीं से होता है। तो इसीलिए ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है दुनिया के सामने, अच्छी नज़ीर नहीं है दुनिया के सामने। जी, सवाल ये है कि अब हमारा जो मैंने जो कहा कि कंपटीशन अगर मान लीजिए वियतनाम, फिलीपींस, जापान, यूरोपियन यूनियन इनके साथ है, तो उनका टैरिफ अगर हमसे कम होगा तो वो ज़्यादा बेचेंगे, हमारा माल अमेरिका ज़्यादा नहीं खरीदेगा। तो हमारा एक्सपोर्ट इनकम जो है उस पर असर पड़ेगा। अगर हम और किसी को बेच नहीं पाएंगे तो हमारा इंडस्ट्री पर उसका असर पड़ेगा जी। और दूसरी चीज़ तेल, अगर तेल दूसरे मुल्क से ख़रीदना चाहते, देखिए रूस के ऊपर सिर्फ सैंक्शन नहीं है, ईरान पर भी सैंक्शन है जी। और ईरान हमें एक ज़माने में काफ़ी तेल बेचता था, हमने इस दबाव पे आके ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया। अब रूस जब तेल बेच रहा था तब रूस पे सैंक्शन नहीं था, उस पे सैंक्शन ये था इस दाम, यूरोपियन यूनियन ने जो लगाया था, इस दाम के नीचे आप रूस से इस दाम के ऊपर आप रूस से खरीद नहीं सकते हो। और वो दाम था $60। $60 से ज़्यादा दाम देके आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते हो। हकीकत था कि तेल का दाम गिर गया था, $60 के लगभग तेल का ही कीमत था। अब जो है उन्होंने उस पर भी, यूरोपियन यूनियन ने और भी सैंक्शंस लगाए हैं कि आपको और भी कम दाम पे खरीदना पड़ेगा, $45 पे खरीदिए तब आप रूस की तेल खरीद सकते हो। मतलब आप रूस के तेल अगर खरीदोगे, एक तरफ अमेरिका बोलेगा कि हम आप पर सैंक्शन लगाएंगे, एक और यूरोपियन यूनियन कहेगा अब रूस का तेल जो है इस दाम से मैं निर्धारित करूंगा, हालांकि मैं आप और दूसरे मुल्क के बीच में नेगोशिएटर नहीं हूं, लेकिन मैं दादागिरी कि आप नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसे खरीदोगे तो हमारे मुल्क का कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगा। तो इंश्योरेंस का एक हथियार यूरोपियन यूनियन इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जिस समय हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ और जो डेवलपमेंट है, जो राइटर्स की भी स्टोरी थी और ट्रंप ने भी कहा है उस मामले में कि भारत की जो सरकारी कंपनियां या कंपनियां खरीद रही थी तेल, उन्होंने रोक दिया है तेल खरीदना रूस से। तो एक तरह से जो अमेरिका का दबाव है वो लगता है कि कुछ असर दिखा रहा है अपना। हाँ, पर उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी जो इंपोर्ट कर रही थी, दो कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर को छोड़ के, वो भी इतना नहीं करते। एक कंपनी का मालिक जो है वो एक्चुअली रूस है इस वक्त, रूसी कंपनी का एक दूसरे कंपनी की प्राइवेट कंपनी का रिफाइनरी था, उन्होंने ख़रीद लिया है जी। दूसरा है अंबानी की, अंबानी का जो गुजरात की जामनगर में जो बहुत बड़ी जो रिफाइनरी है वो खरीदता है। और इसके बाद पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज भी खरीदते थे। तो सामूहिक रूप से हमने इसको बंद किया है इस वक्त लगता है। और नियारा जो कंपनी है उसका एक्सपोर्ट जो है दूसरे मुल्कों ने ख़रीदना बंद कर दिया।
और एक्सपोर्ट जा रहा था यूरोपियन यूनियन को। ये भी बात पहले आई थी कि आपने तो नहीं खरीदा रूस से, रिफाइंड होके इंडिया से फिर आपके पास पहुंच रहा था। तो वो सब रास्ते बंद करने की कोशिश, और अमेरिका का चाबी इस वक्त है कि आप मत्था टेकिए। और रूस पर भी है ये प्रेशर, ये सिर्फ अमेरिका का मत समझिए, हमारे ऊपर भी है, रूस पर भी है, क्योंकि रूस अमेरिका का बात नहीं सुन रहा है यूक्रेन पे। तो यूक्रेन वॉर का भी एक फॉल आउट है कि रूस और इंडिया दोनों को निशाने में लिया है। बस सवाल है कि हमारा जो इशू है वो है कि हम क्या करेंगे, कि हम अगर और किसी मुल्क से तेल खरीदेगा, अमेरिका को खुश करने के अमेरिका का LNG तेल खरीदे, हमारे लिए महंगा पड़ जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर तेल उत्पादन बहुत कम है, तो इसलिए महंगा अगर हो जाएगा तो हमारे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा, क्योंकि तेल ईंधन आपका चाहे ट्रक हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे और भी चीज़ें हो, फीड स्टॉक है आपके टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए से, तो इन सब चीज़ों की, प्लास्टिक सब के लिए फीड स्टॉक है, तो एक बहुत बड़ा असर इकोनॉमी पर पड़ सकता है। जी प्रवीर, ये बताइए कि बार बार ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत जो है अमेरिका को लूट रहा है ना। उस पहले दिन से, मतलब 20 तारीख को वो सत्ता में बैठे, 20 जनवरी को, तब से लेकर अभी तक यह लाइन उनके हर स्टेटमेंट है, बाकी सब बदलता रहता है, लेकिन यह लाइन है कि भारत जो है अमेरिका को लूट रहा है, सबसे ज़्यादा टैरिफ देना पड़ता है। तो हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत से तथ्य इसमें आ नहीं रहे हैं कि दरअसल भारत कितना देता है अमेरिका को और अमेरिका कितना भारत को दे रहा है। तो इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है, जब हिसाब किताब करते हैं तो सिर्फ फिजिकल जो गुड्स है जी उसका हिसाब करते हैं, ठीक है ना, और किसी चीज़ का हिसाब नहीं करते। मतलब कितना कपड़ा गया, कितना ये गया, कितना हीरा जवाहरात गया, बाकी सब चीज़ों का होता है, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब का। पर दूसरे चीज़ जो है, जैसे आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, ठीक है, आप गूगल से सर्विसेज लेते हो, मेटा से लेते हैं, अमेज़न से लेते हैं, यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू हमारी जाती है इन कंपनियों को, हम जो पेटेंट्स पे रॉयल्टीज़ देते हैं, हम कॉपीराइट पे रॉयल्टीज़ देते हैं, इन सब चीज़ों को जो फिजिकल नहीं है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो दूसरे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और सर्विसेज की रेवेन्यू है जो फिजिकल नहीं है, उस पर भी काउंट नहीं करते हो। दूसरी बात, और इस वक्त वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा लेन देन में, इंडियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन फी देते हैं और भी फीस देते हैं, वो रहने के खर्चा है, और इस वक्त एक बड़ा हिस्सा वह है। तो ये सब अगर गिने तो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अमेरिका करीब $40 बिलियन हमसे ले रहा है सालाना। तो और अगर ये खाली 4 कंपनियों को हम जोड़ दें, गूगल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मेटा, तो करीब 60,000 करोड़ के करीब आता है इसमें मामला। तो पूरा ये सब अगर ये सब जो है एक तरफा हिसाब किताब करने की कोशिश है कि जिसमें मेरा डेफिसिट है उसको मैं गिनूंगा, आपका जिस पे डेफिसिट है, जिससे मुझे मुनाफा हो रहा है, मैं वो नहीं गिनूंगा। तो ये क्या कहें ना, अकाउंटिंग एक फ्रॉड एक हिसाब से अमेरिका करके अपने देश के नागरिक को बता रहा है, ट्रम्प बता रहे हैं कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, सबको लाइन में ला रहा हूँ। हमारा प्रॉब्लम जो ये है कि हम इन चीज़ों को गिन नहीं रहे। इस पर और एक चीज़ है, हम आर्म्स, हथियार खरीदते हैं उससे, वो भी इस पे नहीं आता है। जो आपने जिक्र किया था रॉयल्टीज़ की, जो हम अमेज़न इस तरह के चीज़ों को देते हैं, जो टेक जाइंट्स हैं, और यह तो बहुत आपने इसका जिक्र किया, और ये मुझे लगता है कि दर्शकों को सबसे आसानी से समझ आएगा अगर आप एक्सप्लेन करें प्रवीर, ताकि ट्रम्प वाला जो प्रचार चल रहा है ये पता चले कि जो आईफोन, क्योंकि भारत में बहुत बल्ले बल्ले थी कि भैया चीन से भारत ने आईफोन बनाने का अधिकार छीन लिया है और अब हम बहुत अमीर हो गए हैं, देखो 1000 कितने कितने हम पैसे कमा रहे हैं। ये जो इकोनॉमी है ये समझनी बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए। ये आईफोन लेके ना पहले भी हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, आईफोन चीन को कितना मुनाफा देता है और उस कितना मुनाफा जो है एप्पल को मिलता है। उस वक्त भी हमने बोला था जो कंपनी वहाँ आईफोन बनाती है उसका पर आईफोन अगर वो $15 $20 कमाता है तो उसका 10 गुना 20 गुना जो है अमेरिका एप्पल कमाती है।
जी। तो ये खेल पुरानी बात है लोग, और वो भी कंपनी जो है वो ताइवान की कंपनी है, जो यहाँ फॉक्सकॉन जो वहाँ पर आईफोन बनाता था, वही फॉक्सकॉन अब इंडिया में फैक्ट्री शिफ्ट किया है, वो अब यहाँ बनाता है। उस वक्त $11-12 की जो कीमत है वो थोड़ा अब बढ़ के 25 हो गई। हाँ, तो अब जो हिस्सा है जो इंडिया में खर्चा करेगी इसके, जो आईफोन की एक आईफोन बेचने में जो हिस्सा हमारे पास आएगा $25 है, और $1000 की आईफोन का हिस्सा $400 अमेरिका में रहेगा। क्यों? रॉयल्टीज जिसकी बात करी थी हमने, रॉयल्टी, सॉफ्टवेयर, ये सब जो है एप्पल उसका लाइसेंस करता है, तो फॉक्सकॉन जो है वो पैसा उनको देता है। तो इसीलिए है कि एप्पल को मिलता है इंडियन आईफोन से $400 मिलेगा, $1000 के, हर $1000 का आईफोन का, और हमें मिलेगा $25 एक फोन में। हाँ। ठीक है ना? तो ये जो हिस्सा, ये काउंट नहीं करते ट्रम्प महोदय? नहीं, ट्रम्प ये सब नहीं काउंट करते। वो कहते हैं पूरा $1000 इंडिया के खाते में हम डालेंगे। ठीक है ना? तो और तभी वो इतनी राशि आती है कि हमारी जो है, अमेरिका का जो मिल रहा है $400, वो हम नहीं गिनेंगे। तो ये है कि आप रॉयल्टीज, दूसरे तरीके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो हम किस बात कर रहे थे, वो $400, अब $25 है पुर्जे लगाने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बहुत पहले मैंने जो जिक्र किया था आईफोन के बारे में आया था। एप्पल सबसे वैल्यूएबल कंपनी क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा आईफोन का खर्चे का आईफोन का एप्पल को मिलता है, और फॉक्सकॉन को पैसा तो मिलता है, पर एप्पल के मुताबिक वो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। ये बहुत पहले की चर्चा है। और मजदूर जो बनाता है उसको तो $10 में से $1 मिल गया, $25 हमारे यहाँ होगा, वो भी कंपनी फॉक्स इंडिया के पास आएगा, और उसका जो है हमारा $4-5 हमारे दूसरे लोगों को मिलने की संभावना है। तो आईफोन इंडिया में लाने में बहुत बड़ा कद्दू में हम तीर नहीं मार रहे हैं, पर इसका एक इनडायरेक्ट फ़ायदा है जो मैं जिक्र भी करूँगा कि इससे इस तरह का मैन्युफैक्चर कैसे होती है, वो स्किल सेट हमारे इंजीनियर्स हो, हमारे मजदूर हो जो बनाते हैं, तो उनको ये प्राप्त होगा। और इससे दूसरे इंडस्ट्रीज़ पर, आईफोन वाले नहीं, दूसरे इंडस्ट्रीज़ पे बाकी जो जुड़ी हुई कंपनीज हैं और जो इस तरह की चीज़ें व्यवसाय करते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, तो उनको इसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि लोग कहते हैं, कितना सही है कितना गलत है अलग बात है, कि ये स्किल सेट चीन में बड़े पैमाने पर पहुंचने की वजह से चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो सही है गलत है अलग बात है, पर यह भी सही है कि इसके पीछे कोशिश करनी पड़ेगी कैसे ये चीज़ें होता, कैसे बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रम्प का यह जो दावा है कि ये सारे जो $1000 हैं ये भारत के खाते के नहीं है, क्योंकि इसमें इतना खाता तो डायरेक्टली एप्पल के पास जा रहा है और भारत को सिर्फ मिल रहा है $25। 1000 में $25, ठीक है। तो ये काउंट होने के बजाय 2.5%। तो प्रबीर, यह जो सारी इक्वेशन आपने समझाई आईफोन के माध्यम से, उसे ऐसे समझा जा सकता है कि यह जो आंकड़ा है, जो ट्रम्प टैरिफ का डंडा चला रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं पहले दिन से, कि 35 से 40 बिलियन ओवरऑल सरप्लस है अमेरिका के पास। यानी जितना वो कह रहे हैं कि भारत लूट रहा है, भारत लूट रहा है, दरअसल यह सौदा इस उल्टे डायरेक्शन में। और इन सब का जिक्र आपने किया ही, एजुकेशन हो, डिजिटल हो, आम सर्विसेज हो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो, आर्म्स ट्रेड हो, फाइनेंशियल डिजिटल सर्विसेज हो। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प सीन है कि ये पिक्चर से गायब होता है, ये डिस्कशन से भी गायब होता है, और भारत भी इस पर जम के अभी बैटिंग नहीं कर पा रहा, बहुत सॉफ्ट जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हमें ट्रम्प को खुश करने की अगर रवैया से हम चलना चाहेंगे तो लगता है कि हमारा इसमें आगे बढ़ना मुश्किल है, कि ट्रम्प नरम जो होता है उस पर ज़्यादा गर्म होते लगता है। चीन ने देखिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि हम अपनी बात जो हम कर रहे हैं वही हम करेंगे। अब धीरे धीरे बातचीत होते हुए क्या पता लगा कि चीन के पास एक चाबी है,
जो अमेरिका को मालूम होते हुए ही भी एहसास नहीं हो रहा था। रेयर अर्थ करके एक चीज़ है जो हर चीज़ में आजकल लगती है, चाहे जो मोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, आपकी जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में विंड टर्बाइन होते हैं, गाड़ी में जो इलेक्ट्रिक मोटर लगती है, और भी बहुत सारे चीज़ों में रेयर अर्थ के एक चीज़ है जो मटेरियल्स है जो जिस पर चीन का इस वक्त मोनोपोली है। 99% दुनिया की 7 रेयर अर्थ्स की मोनोपोली चीन के पास है, और सिर्फ उत्पादन करने की नहीं, उससे जो चीज़ें बनती उसकी भी मोनोपोली चीन के पास है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पर आप खेलना चाहते हो, आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस सब चीज़ों पे लगाया, आपने प्रतिबंध लगाया, चिप्स हमको ख़रीदने नहीं दोगे, तो एनवीडिया चिप्स बैंड है, ये सब आपने किया है जिसको हम चिप वॉर के नाम पे करते थे। तो अब वक्त आ गया हम भी अपना थोड़ा मसल दिखा सकते। उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ की जो उत्पादन होगी और उससे जो चीज़ें बनेगा उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा हमसे, और बताना पड़ेगा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर मिलिट्री यूज़ में जाएगा तो हम लाइसेंस करेंगे या नहीं करेंगे, सोचना हम तय करेंगे। हम तय करेंगे। तो बोलते ही पहले तो पर आ गए ट्रम्प, तो पहले बहुत बोल रहे थे ये करेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। लगता है धीरे धीरे वो भी नरम स्वर अपनाना शुरू किया, और इसके बाद चीन के जो समझौता साथ एक समझौता लगता है हुआ है, जिससे उसका रेयर अर्थ इशू भी थोड़ा सा कम हुआ है। इसको मत भूलिएगा, हम भी उसकी गिरफ्त में हैं, चीन के साथ हमारी भी टेंशन है, हमारी भी कुछ चीज़ें चल रही है, और उस पर यह भी है रेयर अर्थ का लाइसेंस, क्योंकि सब देशों को लेना पड़ेगा, रेयर अर्थ भारत को भी लेना पड़ेगा, भारत को भी लेना पड़ेगा। और हमारे लिए ये अगर हम ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम बनाना चाहते हैं, हम सोलर वाले पैनल चाहते हैं, विंड टर्बाइन चाहते हैं, तो इसका पुर्जे जो है रेयर अर्थ पे जो आधारित है उस पर हमारी भी प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें जो है हम बहुत पहले से जो चर्चा करते आए हैं कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है हर चीज़ अब ना बनाएं, पर आपके हाथ पे कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए सिर्फ आप ही उसमें करता धरता हो, दुनिया उस पर डिपेंड करता है, ताकि आप पर अगर सैंक्शंस लगे, टेक्नोलॉजी सैंक्शंस लगे, तो आप भी लगा सकते हो जी। तो चीन 1990 से सेल्फ रिलायंस की बात की, जो हम 47 के बाद 50, 51, इसके बाद हमने सेल्फ रिलायंस की प्लानिंग के ज़रिए लाने की कोशिश की। 90s में हम सेल्फ रिलायंस छोड़ देते हैं और कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग चीज़ों की हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमने ये नहीं सोचा कि हमारे हाथ में क्या होगा, और हमने सोचा कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेच के हम दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे, ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। ट्रेड बैलेंस तो हो सकता है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस उसमें नहीं होता है। ये अब साफ हो रहा है जब अमेरिका चीन से नेगोशिएट कर रहा है एक तरफ, और हमको धमकी दे रहा है, भारत पे डंडा दिखा रहा है। प्रवीर, एक बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट आया इकोनॉमिस्ट में, ट्रेड आफ्टर लिबरेशन डे, और उसमें ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो ये डंडा जो चला रहे हैं इसे जीत जाएंगे, लेकिन अमेरिका हार जाएगा। तो ये अमेरिका, आपको लगता है ये आशंका कि अमेरिका हार जाएगा? वो तो शहंशाह बना हुआ है दुनिया का। देखिए, हार जीत क्या होता है कि इकोनॉमी इससे फ़ायदे पे रहेगा, नुकसान में रहेगा, और ये उसी से मैं लिंक करूँगा जो हमने शुरुआत की थी कि 1930s में विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के पहले जो ट्रेड वार चला था, उस वक्त जो ट्रेड का सीमा था, कितना परसेंट कौन किस पर लगाएगा, उस वक्त अमेरिका का हाईएस्ट टैरिफ जो था इस रेंज में था, जिसको अभी ये ट्रम्प की इस सीज़न में वो क्रॉस कर गया है। तो इसीलिए इसका असर दुनिया पे क्या पड़ेगा, ये इकोनॉमिस्ट का डिस्कशन उसमें है। तो इसको थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखें, थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव में अगर देखें, तो हकीकत तो ये है दुनिया की जो ट्रेड संस्था था वो इस वक्त इन अमेरिकी की कार्रवाई से
कारतूतों से वो ठप है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसी को याद ही नहीं है WTO क्या है, बात ही नहीं हो रही है। WTO तब मजबूत था जब उससे अमेरिका जो वेस्टर्न देश है, मुल्क है, उनको फायदा हो रहा था। अब जो है उनको लगता है कि ट्रेड से फायदा इतना नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने खास तौर से अमेरिका ने ठप कर दिया। और इसके पहले गैट था, वो तो और भी ट्रेड में ओपन था, पर वो भी खत्म हुआ WTO आने से। WTO आने के बाद अब वो भी खत्म हो रहा कि ट्रम्प का ट्रेड वॉर में। तो इनका कहना था कि जब ट्रेड, हर एक देश चाहता है कि मैं अपने तरफ से दूसरों पर टैक्स लगा सकता हूँ, उसके बाद हर मुल्क को 200 देशों से नेगोशिएट करना पड़ेगा। और ये ऐसा एक स्थिति है जो अनस्टेबल है दुनिया के ट्रेड के लिए। और सबसे बड़ा नुकसान जो है अमेरिका के इसलिए होगा कि अमेरिका के एक तरफा सबके ऊपर टैक्स लगा रहा है। तो उनका कहना है दूसरे देश अब जो है आपसी संबंध बढ़ाएंगे और धीरे धीरे अमेरिका के साथ ट्रेड बंद करेंगे, कम करेंगे, उसका ग्राफ गिरेगा और दुनिया में दूसरे मुल्कों का ग्राफ उठेगा। अब एक चीज़ देख लीजिएगा, 20 साल पहले जब ये सब ट्रेड संस्था बन रहे थे तो अमेरिका नंबर 1 ट्रेडिंग नेशन था, सबसे बड़ा ट्रेड दुनिया का, दूसरे मुल्कों का प्राइमरी ट्रेड पार्टनर अगर देखें अमेरिका था। 20-25 साल पहले अब चीन नंबर 1 है, अमेरिका नंबर 2 है, और दूसरे मुल्क जैसे भारतवर्ष भी है वो भी आगे आ रहे हैं। तो ट्रेड का जो बैलेंस इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो रहा है। और ट्रम्प का इस जो कहेंगे ना, ट्रम्प का ये वाला तस्वीर जो है चीखना दहाड़ने का जो तस्वीर अब दुनिया के सामने पेश हो रहा है, वो जीत की तस्वीर नहीं है। हारते हुए उसको कैसे बदल सकते हैं उसकी कोशिश चीख दहाड़ के वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है कि अगला 2 साल 5 साल दुनिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड बैलेंस कम्प्लीटली बिगड़ अगर जाएगा हर एक देश के लिए मुश्किल होगा। पर यह बात भी सही है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान, इसीलिए इकोनॉमिस्ट का यही कहना था, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि दूसरे मुल्क कोशिश करेंगे कैसे अमेरिका के बिना वो अपना ट्रेड, अपना इकोनॉमी चला सकते हैं। और उसके साथ साथ उनकी जो मित्र देश है जैसे यूरोपियन यूनियन है, हम बनेंगे नहीं बनेंगे वो देखना पड़ेगा। उन देशों के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया के साथ अगर ट्रेड जारी रखना है तो हमें और कोई तरीका सोचना पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका का इस दहाड़ने के आधार पे अगर हम अपना ट्रेड व्यवस्था बनाएंगे तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वही चीज़ कितना हमारे लीडरशिप को समझ में आ रही है या नहीं, वो देखना। चलिए वो देखते हैं कि फाइनली होता क्या है। और ट्रम्प का ये जो डंडा है 25% प्लस जुर्माना, इससे प्लस स्टील और एल्यूमिनियम का अलग टैरिफ है। तो 3 चीज़ों से भारत सरकार क्या रास्ता निकालती है। रास्ते कई हैं, बाकी दुनिया के देश ये रास्ते निकाल चुके हैं, तो भारत कौन सा रास्ता अपनाता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।